ओ माय गॉड, तो आज हमारे कॉलेज की मिस बहन जी नया सूट सलवार डाल कर आई हैं इतनी गर्मी में। क्यों, ये भी तुम्हारी माँ ने बनाया है तुम्हारे लिए? हाँ, तुम्हें उससे क्या? सही बात है, तुम इस गर्मी में कुछ भी पहन कर आओ, मुझे इससे क्या। बट पिछले एक सेमेस्टर से हम तुम्हें देख रहे हैं अपनी माँ का सिला हुआ बहन जी टाइप का सूट सलवार पहनकर कॉलेज आते हुए। अरे अब तो हमें देखकर अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लो। और निहारिका, तुम तो जीन्स टॉप पहनती हो फिर भी इस बहन जी के साथ घूमती हो। हाँ, क्योंकि पूजा कॉलेज की टॉपर है और तुम भोंदू। अब समझ में आया मैं पूजा के साथ रहना क्यों पसंद करती हूँ। निहारिका सिमरन को सुनाकर पूजा के साथ वहां से चली जाती है और कैंटीन में दोनों दोस्त लंच करते हुए बात करती हैं। तुमने सिमरन को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे कैसे नहीं बोलना चाहिए था, बहुत हवा में उठी थी, जवाब देना तो जरूरी था। अमीर है तो क्या कुछ भी बोलेगी, और मैं तो कहती हूँ तुम भी उसे जवाब देना सीखो, आखिर कब तक बर्दाश्त करोगी। इस तरह निहारिका पूजा का हर कदम पर साथ देती है। पूजा कॉलेज की सबसे अच्छी लड़की थी। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन क्लास में टीचर आकर समर वेकेशन से जुड़े कुछ चीज अनाउंस करती हैं। स्टूडेंट, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस बार कॉलेज वालों ने फैसला किया है कि आप सबको समर वेकेशन पर कहीं बाहर ले जाया जाएगा। तो आप सब अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाना है, पर कुछ ही दिनों में आपको वो भी बता दूंगी। इतना बोलकर टीचर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सभी बच्चे आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। और तभी सिमरन आकर पूजा से कहती है, तुम तो पहली बार बाहर जा पाओगी ना, वो भी कॉलेज वालों की बदौलत। पर मैं ये सोच रही हूँ समर वेकेशन पर तो सब अच्छे कपड़े पहनेंगे, पर तुम क्या पहनोगी? अपनी माँ का सिला सूट सलवार। सिमरन की बातें सुन पूजा को काफी बुरा लगता है और वो उदास अपने घर आती है। क्या हुआ पूजा, आज तो बड़ी उदास लग रही है। सब ठीक तो है? कहीं ऐसा तो नहीं धूप में आने की वजह से तुझे थकान हो गई? नहीं माँ, कॉलेज की तरफ से सभी बच्चों को समर वेकेशन के लिए बाहर ले जाया जा रहा है। अभी बताया नहीं गया है कहाँ जाना है। मैं सोच रही हूँ मैं ना जाऊँ। अरे पूजा, किसने कहा तेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है पहनने की? तेरी माँ खुद टेलर है। तेरी माँ सिर्फ सूट बनाना नहीं जानती, वो सारे कपड़े सिल लेती है। क्यों सुमित्रा, तुम हमारी बेटी के लिए कुछ अच्छी ड्रेस बना दोगी ना, जो वो इस गर्मी में पहन सके? अपने माता पिता की बात सुनकर पूजा को बहुत अच्छा लगता है और अगले दिन एक बार फिर टीचर जाकर क्लासरूम में अनाउंसमेंट करती है। तो बच्चों, प्लान बन चुका है, हम अगले सैटरडे नाइट को ही गोवा के लिए निकलेंगे। तो सभी लोग अपनी 4 दिन की तैयारी कर लेना, क्योंकि गोवा में हम 3 दिन रुकने वाले हैं। अरे वाह, गोवा ये सबसे मस्त प्लान है। वहाँ तो बहुत सारे बीचेस हैं। मैं तो बीच के लिए कपड़े लूंगा और नाइट डिस्को के लिए अलग से। मुझे भी घर जाकर बहुत सारी शॉपिंग करनी है। वहाँ मैं पूजा की तरह बहन जी थोड़े ना बनकर जाऊंगी। देख लो पूजा, अभी भी मौका है, मना कर दो, क्योंकि हम तो जा रहे हैं शॉपिंग करने। एक बार फिर सिमरन पूजा का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। पर जब पूजा अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ ने उसके लिए 1 पीस सिला हुआ है। ये देख पूजा, घर में कुछ अच्छे कपड़े रखे थे तो मैंने तेरे लिए उनसे 1 पीस बना दिया। इसे जब तू क्लब, डिस्को या होटल में जाए तो पहनना। माँ, ये ड्रेस तो सच में बहुत अच्छी है। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी प्यारी ड्रेस मेरे लिए बनाओगे। थैंक यू माँ। पर माँ, हम गोवा जा रहे हैं और मुझे बीच के लिए कपड़े चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेन में सूट सलवार पहनकर नहीं जा सकती मैं। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पापा बस ऑटो लेकर घर आते ही होंगे। फिर हम कपड़े लेने के लिए तेरे पापा के ऑटो में बैठकर मार्केट जाएंगे। कुछ ही देर में विनोद अपना ऑटो लेकर घर आ जाता है। सुनिए जी, आराम बाद में करना, पहले मेरे साथ मार्केट चलो, पूजा के लिए ड्रेस बनानी है। थका हारा विनोद सुमित्रा के कहते ही बाहर जाकर ऑटो चालू करता है और पूरा परिवार मार्केट जाकर सस्ते कपड़े लेता है। और वहीं पर पूजा की मुलाकात सिमरन से होती है। माँ, ये देखो, ये वही बहन जी है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमने 10,000 की कपड़ों की शॉपिंग करी, बीच के लिए सनग्लासेस, टोपी, सनस्क्रीन और ड्रेस खरीदी। और ये बेचारी अपनी माँ के साथ आई है कतरन खरीदने के लिए, ताकि कतरन से इसकी माँ इसके लिए सूट सलवार बना सके। अरे बेटा, हर किसी का शौक है, बेचारी को अपना शौक पूरा करने दो, क्योंकि वहां तो तू ही चमकेगी। सिमरन अपनी माँ के साथ एक बार फिर पूजा का मजाक बनाकर चली जाती है और पूजा भी अपने माता पिता के साथ घर आती है। अब सुमित्रा सारा काम छोड़कर सुबह से शाम तक अपनी बेटी के लिए कपड़े सिलने में लग जाती है और घर का खाना विनोद बनाता है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। पूजा, मैंने तेरे बैग में तेरी मिनी स्कर्ट, ट्राउजर, 1 पीस, बीच पर पहनने के लिए ड्रेस, सनग्लासेस, अपने हाथों का बनाया हुआ टोपी, सब कुछ रख दिया है। वहां जाकर बहुत एंजॉय करना। माँ, मैं वहां बहुत एंजॉय करूंगी।
इतना बोलकर पूजा अपनी माँ के हाथों की बनाई हुई लोअर टी शर्ट पहनती है। कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट टीचर्स के साथ ट्रेन में बैठते हैं, जहाँ कॉलेज के कुछ बच्चे पूजा का लोअर टी शर्ट देख काफी तारीफ करते हैं। पूजा, तुम तो गरीब हो ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कपड़े बनाती है, फिर तुम ये कौन से फ्रेंड के लोअर टी शर्ट लेकर आई हो? हमें तो नहीं मिले। ये सुमित्रा आंटी का ब्रांड है, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। निहारिका की बात को सुनकर वो लड़की चुप हो जाती है, पर सिमरन ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलती है। कुछ ही देर में ट्रेन से सभी बच्चे होटल पहुंचते हैं और वहां लोग होटल पहुंच के फ्रेश होते हैं, जहां एक बार फिर पूजा साधारण कपड़े पहनती है और इस बार भी उसके कपड़े सबसे अलग होते हैं। अरे पूजा, कॉलेज में तो तुम सूट सलवार पहनकर आती हो, पर यहाँ तो तुमने बहुत अच्छी ड्रेस डाली है। वेरी गुड। पता नहीं इसकी माँ इतने अच्छे कपड़े कैसे सिल गई। इसके कपड़ों के आगे तो मेरे कपड़े फीके पड़ गए। जिसको देखो सब इसी के कपड़ों की तारीफ कर रहे हैं, मेरे तो कोई कपड़े ही नहीं देख रहा। कुछ ही देर में सभी बच्चे टीचर के साथ बाहर डिनर करके आते हैं और अगली सुबह बीच पर जाते हैं, जहां सभी बच्चों ने बीच वाले कपड़े पहने होते हैं, साथ में चश्मा टोपी पहना होता है, पर उन सभी में पूजा की ड्रेस सबसे अलग होती है। पूजा, आज तो तुम बड़ी मस्त लग रही हो। मैंने सोचा नहीं था जिसे पूरा कॉलेज बहन जी कहता है वो गोवा के बीच पर हीरोइन बनकर निकलेगी। मैं कपड़े बहुत सोच समझ कर पहनती हूँ। इतनी गर्मी में कॉलेज में ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आती। ऐसे कपड़े मैं तभी पहनती हूँ जब कहीं बाहर जाना होता है। तो प्लीज बातों में टाइम वेस्ट मत करो और मुझे पानी में जाने दो। निहारिका, पानी में चलते हैं, फोटो लेते हैं। पूजा निहारिका के साथ पानी में जाती है और काफी सारी फोटो लेती है। तो वहीं अकेली सिमरन ये सब देखकर जलती है, क्योंकि कोई भी उसके पास नहीं जाता और ना ही उसके कपड़ों के बारे में पूछता है, जिस वजह से अब वो भी सबसे अलग बैठती है। कुछ देर में सभी बच्चे बीच से दोबारा होटल आते हैं। यहाँ हम समर वेकेशन के लिए आए हैं तो हमें और मस्ती करनी है। कल हम सब डिस्को क्लब जाएंगे, तो सब रेडी रहना। इतना बोल टीचर अपने रूम में आराम करने चली जाती है और अगले दिन जब सभी बच्चे डिस्को जाने के लिए तैयार होते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा सुंदर पूजा लग रही होती है। सिमरन, देख लो, तू इतनी महंगी तो ड्रेस लेकर आई, पर जिसे तू बहन जी कहती थी उसके सामने तेरी सारी ड्रेस फीकी पड़ गई। माफ करना पूजा, जो सिमरन की बात में आकर मैंने तुम्हें बहन जी बोला। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी है तो मैं इस सिमरन के साथ कभी शॉपिंग नहीं करती। इसने अपनी तरह मुझे भी खराब ड्रेस दिलाई। तुम सब कितने पलटू हो। पहले खुद ही पूजा को बहन जी कहते थे और आज उसने हम सब में से अच्छी ड्रेस क्या वेयर कर ली। तुम सब पलट गए। पर सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, जो मैं तुम लोगों को अपना दोस्त कहती रही। कोई बात नहीं सिमरन, ऐसे वक्त पर ही सही गलत की पहचान होती है और किसी को तुम्हारी ड्रेस पसंद आए या ना आए, मुझे सच में तुम्हारी ड्रेस बहुत पसंद है। तुम हमेशा सबसे यूनिक और अलग बनकर आती हो। पूजा, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया। तुम सही थी, इंसान को कपड़े सोच समझ कर पहनना चाहिए। शायद आज तुम सबसे ज्यादा अच्छी इसीलिए भी लग रही हो क्योंकि हमने कभी तुम्हें इस लुक में नहीं देखा और आंटी सच में बहुत अच्छी सिलाई करना जानती है। मैंने बेकार इतनी महंगी ड्रेस ली, पर अब जब मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो तुम्हारी माँ से सिलाई करवाऊंगी, ताकि जैसे आज तुमने तारीफें बटोरी हैं वैसे मेरी तारीफ हो। मैं तुम्हारी तारीफ ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन सिमरन और पूजा के बीच दोस्ती हो जाती है और वो पहली बार साथ डिस्को जाते हैं, जहां काफी देर तक वो डिस्को और क्लब में एंजॉय करते हैं। और एक बार फिर सभी बच्चे ट्रेन पकड़कर अपने अपने घर आ जाते हैं और फिर कभी सिमरन पूजा को ना तो बहन जी बोलती है और ना ही उसका मजाक बनाती है। इस तरह दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और अब सिमरन भी सुमित्रा से अपनी ड्रेस बनवाकर कॉलेज में सूट सलवार पहन कर आती है। निशा को आज एक अमीर परिवार के लोग देखने आए थे। उन्हें निशा इतनी पसंद आती है कि वो रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। इतने बड़े घर में अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ निशा की माँ शांति काफी खुश होती है और अपनी गरीब पड़ोसन आशा से कहती है, जानती हो आशा बहन, मैंने तो अपनी बेटी का रिश्ता बहुत बड़े घर में किया है। अपने गांव में जो बड़ी सी नदी है उसकी दूसरी तरफ देखा होगा तुमने, एक घर बन रहा है, वही मेरी बेटी का ससुराल है। ये तो बहुत अच्छी बात है शांति बहन। अच्छी बात तो है ही बहन। अगर तुमने अपनी बेटी की परवाह की होती तो तुम्हारी बेटी नदी के किनारे उस गरीब बस्ती में शादी करके न जा रही होती। शांति ताने सुनकर वहां से चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द निशा और बबीता की शादी हो जाती है। जहां एक तरफ निशा अपनी नदी पर तैरते अमीर ससुराल में जाती है तो वहीं गरीब बबीता नदी किनारे अपने गरीब ससुराल में आती है। तो वो देखती है कि नदी में कुछ लोग गाय भैंस नहला रहे हैं। अंकित, नदी के ही पास हमारा घर है, हमारी बस्ती बसी हुई है और सब इस नदी में गाय भैंस नहला रहे हैं।
बबीता, तुम्हारे गांव में नदी नहीं थी, कुएं से तुम लोग पानी भरते थे, इसलिए तुम्हें नहीं पता जब नदी के पास घर होता है तो लोग नदी का ही इस्तेमाल करते हैं, और हमारे यहाँ कुआं बहुत दूर है। पर फिर भी हमें नदी को साफ रखना चाहिए। बहू, अभी तो अपने ससुराल आई है और नदी के लिए परेशान हो रही है। नदी की सफाई कोई एक इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए सबकी जरूरत है। तू जाकर अब आराम कर ले। अपनी सास के कहने पर बबीता चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर जब निशा अपने ससुराल में जाती है तो वो नदी के ऊपर अपना घर देखकर काफी खुश होती है। कितना अच्छा लग रहा है एक मंजिल के ऊपर से खिड़की खोलकर नीचे नदी को देखने में। वैसे आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया और आपने क्यों नदी के ऊपर ही घर बनाया? आप जानते हैं, मेरा सपना था कि मेरा घर नदी के ऊपर हो। जैसे तुम्हारा सपना था वैसे ही मेरे पिता का भी सपना था कि हमारा घर नदी के ऊपर हो। बस उनके जाने के बाद उनकी याद में हमने ये घर बनवाया है। और तुम खिड़की से क्यों नदी को देख रही हो? हमारे कमरे की बालकनी भी है, तुम वहां बैठ भी सकती हो। निशा का हाथ पकड़कर उसे बालकनी में ले जाते हैं, जहां दोनों हस्बैंड वाइफ खड़े होकर नदी के रंगीन नजारे देख रहे होते हैं। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन बबीता हाथों में मटका और बाल्टी लेकर नदी पर जाती है और वहां से पानी भरकर घर आने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन उसे रोकते हुए कहती है, अरे बहू, मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रही हूँ। तुम नदी से पानी भरकर घर ले जाती हो और घरों में सारे काम करती हो। क्यों इतने चक्कर काटती हो? यही कपड़े बर्तन लाकर धो क्यों नहीं लेती? आंटी जी, नदी का पानी पीने के लिए काम आता है और हम इस नदी को गंदा कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों से भी यही अनुग्रह करती हूँ कि आप नदी को स्वच्छ रखें, साफ रखें और मेरी तरह बाल्टी और मटके में पानी भर के घर के काम करें। इतना बोलकर बबीता वहां से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ बने घर में रह रहे निशा अलग ही अकड़ में रहती है और अपनी सास के साथ एक दिन बालकनी में बैठकर फ्रूट्स खा रही होती है और फ्रूट्स के सारे छिलके नदी में ऊपर से फेंक देती है। अरे बहू, ये क्या किया तूने? यही नदी का पानी हम लोग फिल्टर करके पीते हैं। इसी नदी के पानी से घर का काम होता है और तू उसे ही गंदा कर रही। क्या जरूरत थी कूड़ा नदी में फेंकने की? डस्टबिन में भी तो डाल सकती थी। माँ जी, हम इकलौते नहीं जो नदी गंदा करते हैं। नदी के उस तरफ देखो, वो गरीब बस्ती के लोग नदी में आकर अपनी गाय भैंस नहलाते हैं, खुद नहाते हैं, और आप सामने देखो पहले कैसे लोग गंदे कपड़े धो रहे हैं। निशा के कहने पर शोभा नदी की दूसरी तरफ देखती है, जहाँ कुछ लोग गंदे कपड़े धो रहे होते हैं और नदी को गंदा कर रहे होते हैं। ये देख शोभा चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। समय ऐसे ही गुजरता है और एक दिन, अरे ये आप लोग क्या कर रही हैं? क्यों नदी खराब कर रही है? अगर नदी का पानी खराब हो गया तो जानती हैं कितनी बीमारियां फैल जाएंगी। सुमित्रा बहन, तुम्हारी बहू बिल्कुल सही कह रही है। हमें नदी को साफ रखना होगा। भाइयों बहनों, आप सबसे अनुरोध है कि जैसे हम लोग बाल्टी में मटके में पानी भरकर घर ले जाते हैं और फिर काम करते हैं, वैसे ही आप लोग भी करें। देखिए नदी किनारे कितना सारा कूड़ा जमा है। अरे बहन, तुम्हारा घर तो बिल्कुल नदी किनारे है, पर हमारा तो 10 कदम की दूरी पर है। हम थक जाएंगे और वैसे भी हमारे काम बंद कर देने से कौन सा नदी साफ हो जाएगी। सामने देखो, नदी के ऊपर उन अमीर लोगों ने इतना शानदार घर बना लिया और अपने शानदार घर से कूड़ा पानी में फेंककर नदी दूषित कर रहे हैं। बबीता और सुमित्रा के समझाने पर कुछ लोग मान जाते हैं और अब वो लोग भी बबीता की तरह बाल्टी में पानी लेकर घर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब बबीता कुछ औरतों के साथ नदी से पानी ले रही होती है तो वो अपनी दोस्त को गंदा पानी और कुछ कूड़ा नदी में फेंकते हुए देखती है और उसे आवाज देकर कहती है, निशा, ये तुम क्या कर रही हो? बड़ी मुश्किलों से मैंने यहाँ के लोगों को समझाया है कि नदी को साफ रखें, ना कि गंदी करें, और तुम हो जो ऊपर से नदी में गंदा पानी और कूड़ा फेंक रही हो। मैं अपनी तरफ की नदी में कुछ भी करूं, तुम कौन होती हो बोलने वाली? अपने काम से काम रखो। और रही इस नदी की बात, तो हम इस नदी का पानी फिल्टर करके पीते हैं। दिखाई नहीं दे रहा? नदी में बड़ा ये पाइप हमारे ही घर से जा रहा है, फिल्टर का गंदा पानी। बहू, वो गरीब और गवार होकर भी तुझे कुछ अच्छा कह रही है। हम जिस पानी का यूज कर रहे हैं, अगर तू उसे ही गंदा करेगी तो कल को हमारे लिए ही दिक्कत होगी। बहू, ऐसे तो ये नदी कभी साफ नहीं हो पाएगी। अब हमें कुछ करना होगा। हाँ माँ जी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें अपील करनी होगी। मैं आज ही अंकित से कहूंगी कि वो एमएलए ऑफिस जाए।
जहां एक तरफ बबीता घर जाकर अंकित को एमएलए ऑफिस जाने को कहती है, तो वहीं आशा शाम को निशा निखिल के साथ नदी में बोटिंग करने के लिए आती है। निखिल, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितनी बड़ी नदी है, यहाँ बोटिंग करने का मजा ही कुछ और है। सही कहा तुमने। मैं तो सोच रहा हूँ कि रोज शाम को जल्दी आके तुम्हारे साथ एक बार बोटिंग कर लूँ। एक मिनट निखिल, हमारी बोट तुम नदी के उस पार लगाना। वो लड़की देख रहे हो, वो मेरे ही गांव की है, ये मुझे बड़ा ज्ञान दे रही थी, आज इसे मैं बताती हूँ। निशा नदी की दूसरी तरफ जाकर अपनी बोट से उतरती है और बबीता से कहती है, तुम गरीब जिनके घरों में सफाई नहीं है वो क्या ही नदी साफ करेंगे, और अगर नदी गंदी हो भी गई तो इससे मुझे नहीं दिक्कत होने वाली, समझी? क्योंकि हम तो फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल करते हैं, यही पानी फिल्टर होता है और गंदा पानी इसी नदी में आता है। दिक्कत तुम्हें होगी, इसीलिए तुम सोचो। इतना बोलकर एक बार फिर निशा निखिल के साथ बोट में बैठकर वहां से चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, माँ जी, आरओ चल नहीं रहा, पानी अब भी खारा खारा आ रहा है, घर का कोई भी फिल्टर सही से काम नहीं कर रहा। बहू, नदी के ऊपर घर है, यहाँ तो पानी का कोई दूसरा जुगाड़ भी नहीं है, और तू इस नदी को ही गंदा कर रही थी। इस पानी को ना हम पी सकते हैं और ना ही इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक काम कर, मेरे बाथरूम में थोड़ा सा पानी रखा है, तू उसका इस्तेमाल कर ले खाना बनाने में। इतना बोल शोभा फिल्टर ठीक करने वाले को बुलाती है और शोभा को पता चलता है कि फिल्टर ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा और ना चाहते हुए भी शांति और उसके पूरे परिवार को नदी का गंदा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसी बीच बबीता भी एमएलए के दफ्तर जाकर नदी साफ करने की अपील करती है और वहां नदी साफ करने वाले आते हैं। नदी के एक तरफ जहां नदी की सफाई चल रही होती है, तो वहीं गंदा पानी इस्तेमाल करने की वजह से निशा की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, मुझे पूरी बॉडी में खुजली हो रही है, देखिए ना कैसे दाने निकल गए हैं। मैं अब इस पानी का और इस्तेमाल नहीं करने वाली, सही कहती थी मेरी दोस्त बबीता। माँ, कोई भी मीठे पानी का गाड़ी या पानी डिलीवरी करने वाला यहाँ नहीं आना चाहता, इसलिए मैं सिर्फ पीने के कुछ ही बोतल लेकर पानी लेकर आया हूँ। बेटा, बहू 2 दिन से नहाई नहीं है और ना ही उसने मुंह धोया है इस गंदे पानी की वजह से। अब तो बहू को एलर्जी हो गई है, तो नदी के दूसरी तरफ बहू को ले जा। निखिल निशा को बोट में बिठाता है और नदी की दूसरी तरफ जाता है। नदी की दूसरी तरफ का पानी बिल्कुल साफ होता है और जब निशा वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी दोस्त नदी का पानी ले रही है और बबीता निशा की हालत देख उससे कहती है, अरे तुम्हारी हालत कैसे हो गई, पूरे शरीर को क्या हुआ? ये मेरी ही गलती का नतीजा है बबीता, तो मुझे समझाती रही और मेरी सास ने भी मुझे समझाया, पर मैंने किसी की नहीं सुनी और आज उसका नतीजा मुझे मिल गया। मैं यहाँ तुम्हारी नदी का पानी इस्तेमाल करने के लिए आई हूँ। जैसे तुमने अपनी नदी का पानी साफ करवाया, वैसे मेरी तरफ की भी नदी का पानी साफ करवा दो और हम फिल्टर का गंदा पानी दूसरी तरफ कर देंगे ताकि नदी गंदी ना हो, और मुझे माफ कर दो मेरे बुरे बर्ताव के लिए। उस दिन निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी दोस्त से मदद लेती है। कुछ दिनों में निशा बबीता की मदद से अपनी तरफ की नदी भी साफ करवाती है और फिल्टर का गंदा पानी एक गड्ढे में डालती है और नदी में भी कूड़ा फेंकना बंद कर देती है।